सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी CCSU और MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान भाषा व पाठ्यचर्या। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न प्रतिमान मॉडल्स। दो मॉडल की एक्सप्लेन करेंगे आज हम, हिल्दा ताबा मॉडल और गुडलैंड का मॉडल। तो हिल्दा ताबा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अकेला हिल्दा ताबा ही आता है इसमें ज़्यादातर, सिर्फ इसी के बारे में पूछ लेंगे। हिल्दा ताबा प्रतिमान की व्याख्या कीजिए, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम विकास का ताबा मॉडल बता दीजिए। तो ये लॉन्ग में आता है अकेला यही। तो ये गुडलैंड वगैरह का इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं दो बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन अगर ऐसे भी आ सकता है आपके पेपर में, पाठ्यक्रम विकास के कुछ मॉडलों की व्याख्या कीजिए। अगर ऐसे आ जाता है आपके पेपर में तो आप दो मॉडल लिख सकते हैं। तब पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन सा देंगे, बेस बनाएंगे, उसके बाद कुछ मॉडल्स की व्याख्या कर देंगे। पाठ्यक्रम किसी भी समाज की शिक्षा का आधार होता है तथा शिक्षा की दशा व दिशा निर्धारित करता है। इसलिए एक अच्छी पाठ्यचर्या का होना अत्यंत आवश्यक है। एक अच्छी पाठ्यचर्या के अभाव में हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण करने में हमें बहुत से पहलुओं का ध्यान रखना होता है। इसी कारण पाठ्यक्रम का निर्माण करना एक कठिन कार्य हो जाता है। एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए तथा पाठ्यक्रम का निर्माण करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, इसके लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यक्रम निर्माण के अपने अपने प्रतिमान दिए हैं। जैसे हिल्दा ताबा प्रतिमान, गुडलैंड प्रतिमान, हकिंसन का प्रतिमान, हनकिंस का प्रतिमान। तो ये पहले दो की बात करेंगे हम, यही आसान है। हिल्दा ताबा प्रतिमान, हिल्दा ताबा मॉडल। तो ये एक लेडी थी हिल्दा ताबा, फोटो लगाया मैंने क्योंकि कुछ इसे मेल मानते रहते हैं हिल्दा ताबा को, या दो मानते हैं। हिल्दा अलग है, ताबा अलग है, इन दोनों ने मिलकर दिया था। तो हिल्दा ताबा एक ही थी, महिला थी, ये जॉन डीवी की शिष्या थी। ये वेरी शॉर्ट में आ जाता है। हिल्दा ताबा कौन थी? जॉन डीवी की शिष्या थी। पाठ्यक्रम निर्माण के सभी मॉडलों में हिल्दा ताबा मॉडल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका प्रतिपादन हिल्दा ताबा ने किया था, जो जॉन डीवी की शिष्या थी। जॉन डीवी कौन थे? परियोजनवादी थे। इस प्रतिमान का उल्लेख हिल्दा ताबा ने अपनी एक बुक में किया है जिसका नाम है करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो ये हल्का सा इसके बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। तो हिल्दा ताबा ने अपने इस प्रतिमान में क्या कहा है कि पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षकों के द्वारा ही होना चाहिए। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम को प्रयोग करता है उसी के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो पाठ्यक्रम अच्छा और व्यवहारिक बनेगा। तो हिल्दा ताबा ने अपने सभी इस प्रतिमानों में, अपने इस तरह के सिद्धांत में क्या कहा है, किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करने की बात कही है। हिल्दा ताबा अपने सिद्धांतों में क्या कहती हैं कि किसी भी समस्या को, किसी भी शिक्षा से संबंधित समस्या को जड़ से समाप्त करो, जमीनी तल पर, भूतल पर उतरकर जो उसकी मेन पॉइंट है, जो उसकी मतलब ये कह सकते हो मेन समस्या है, सबसे बड़ा कारण है, उसको समाप्त करो। ठीक है, यही बात हमारे इस पाठ्यक्रम निर्माण में भी आ जाती है। अगर हम पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम निर्माण में जमीनी स्तर पर कौन होता है? शिक्षक होता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण में भी शिक्षक का योगदान होना चाहिए। अगर पाठ्यक्रम निर्माण किया जा रहा है तो वहाँ पर शिक्षक भी होने चाहिए, शिक्षकों का भी राय वगैरह लेनी चाहिए। ये इन्होंने कहा है अपने इस सिद्धांत में। हिल्दा ताबा के अनुसार जो लोग पाठ्यचर्या का उपयोग करते हैं उन्हें ही पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए, अर्थात शिक्षकों को ही अपने छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री का निर्माण करना चाहिए। इसके पीछे हिल्दा ताबा की यह अवधारणा थी, हिल्दा ताबा की ये दो हो गए। हिल्दा ताबा की यह अवधारणा थी कि यदि पाठ्यक्रम का उपयोग करने वाले शिक्षकों की सहभागिता से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा तब पाठ्यक्रम अधिक व्यवहारिक व उपयोगी बन पाएगा। हिल्दा ताबा के अनुसार हमें परंपरागत निगमनात्मक पद्धति के आधार स्थान पर आगमनात्मक पद्धति को अपनाकर विशिष्ट सामान्य सिद्धांत का प्रयोग करके पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। देखो, ये दोनों चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं। निगमनात्मक पद्धति क्या होती है, आगमनात्मक पद्धति क्या होती है, वो बताया हुआ है मैंने आपको, और शिक्षण सूत्र भी बताए हुए हैं, विशिष्ट सामान्य, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। इस सिद्धांत में शिक्षा की प्रक्रिया में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं के मुख्य कारण जानकर उनका समाधान जमीनी स्तर पर करने पर बल दिया जाता है, अर्थात इस प्रतिमान में समस्या के मूल तत्व पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तो हिल्दा ताबा का जो प्रतिमान है इसमें किसी समस्या के जमीनी स्तर पर, भूतल पर उसके मेन कारण को समझकर उसके समाधान पर बल दिया जाता है, अर्थात किसी समस्या के मूल तत्व को खोजकर उसे समाधान पर बल दिया जाता है। वही बात हमारे पाठ्यक्रम निर्माण के लिए आ जाती है। अगर हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम का निर्माण में जमीनी तल पर शिक्षक होता है तो शिक्षक के द्वारा करना चाहिए। यही बात इन्होंने कही हिल्दा ताबा ने। हिल्दा ताबा ने अपने इस प्रतिमान में पाठ्यक्रम निर्माण के 7 चरण दिए हैं।
तो ये हेडिंग मिल गई आपको। लॉन्ग क्वेश्चन में आप हमेशा हेडिंग ढूंढते रहते हैं, हमें कहते हैं कि सर आप हेडिंग बताओ लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि हेडिंग वाला क्वेश्चन होता है तो उसे आप लिख देते हैं, अगर हेडिंग नहीं हो तो आप उसे लिखने में असमर्थ हो जाते हैं पेपर में। तो ये आपकी हेडिंग आ गई इस क्वेश्चन की भी। अब 7 पद दिए हैं हिलदताबा ने पाठ्यक्रम निर्माण के। सबसे पहला पद हो जाता है हमारा शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। तो किसी भी समाज की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, वह अपने बच्चों में क्या सुधार चाहता है, अपने समाज को किस दिशा में ले जाता है। तो किसी भी समाज की कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ही हम शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तथा पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो किसी समाज की शिक्षा की क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या है, वह क्या चाहता है, कहाँ पर अपने समाज को देखना चाहता है कुछ समय में। तो वह जो समाज की आवश्यकताएं होती हैं उसका निर्धारण हमें करना सबसे पहले आवश्यक होता है। प्रत्येक समाज की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए समाज अपने बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे पहले यह निर्धारण करना अति आवश्यक होता है कि शिक्षा की व्यवस्था क्यों की जा रही है, उसकी क्या आवश्यकता है और समाज शिक्षा के द्वारा किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। इसके लिए हमें सर्वेक्षण, कोई सर्वे कर सकते हैं, कोई सर्वे का आयोजन कराकर हम जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए हमें उन सभी पक्षों का अध्ययन करना चाहिए जिनमें शैक्षिक निवेश की आवश्यकता है। शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ साथ हमें छात्रों की पृष्ठभूमि आदि की भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। यह शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में अहम भूमिका अदा करेगा। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो जब हम समाज की आवश्यकताएं देख लेते हैं कि समाज की क्या आवश्यकता है, शिक्षा से हम हमारा समाज क्या चाहता है, क्या परिवर्तन लाना चाहता है समाज में, तो वह सब निर्धारण करने के बाद हम उसी के अनुरूप अपने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमारे समाज की ये शिक्षा के उद्देश्य रहेंगे। शैक्षिक आवश्यकताओं के निर्धारण के बाद हमें उनके आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण करना चाहिए। प्रत्येक समाज की विचारधारा, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आदि स्थितियां अलग अलग होती हैं, जिनके आधार पर समाज अपनी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। इन्हीं उद्देश्यों का आधार मानकर समाज अपनी शिक्षा की व्यवस्था करता है। अतः हमें समाज द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की एक सूची बना लेनी चाहिए। जब हमारे पास उद्देश्य आ गए कि हमारी शिक्षा के ये उद्देश्य हैं और शिक्षा के द्वारा हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, अब इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से विषयों को पढ़ाना पड़ेगा, नेक्स्ट पद हमारा वो हो जाता है। नेक्स्ट पद है हमारा विषय वस्तु का चयन, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब बच्चों को हमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से विषयों को पढ़ाना है, वो बात हम यहाँ पर चूज करेंगे। मतलब हम बच्चों की किताबें चूज करेंगे, उनका सिलेबस वगैरह फिक्स करेंगे। यहाँ पर पिछले उपखंड में हमने कहा है कि शैक्षिक उद्देश्य तथा विषय वस्तु आपस में संबंधित होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विषय वस्तु का चयन किया जाता है। विषय वस्तु से तात्पर्य संकल्पनाओं, तथ्यों का सार, अवधारणाओं, सिद्धांतों आदि के समूह से है। विषय वस्तु में सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनके द्वारा छात्रों को सीखने के अनुभव प्रदान किए जाते हैं। पाठ्यचर्या की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्रों को ज्ञान प्राप्त हो, वे जीवन की वास्तविकता को समझे और दैनिक जीवन में जो उनके लिए लाभदायक सीख दो। तो यहाँ पर हम टॉपिक बुक वगैरह चूज करते हैं, कितने सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ने होंगे, उनमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। तो ये हमारा सिलेबस निर्धारित करते हैं हम यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का। नेक्स्ट है विषय वस्तु का गठन। अब हमने अलग अलग सब्जेक्ट में फिक्स कर लिया ये टॉपिक बच्चों को पढ़ने होंगे, कब किस आयु में कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा, पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा, बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा, तो उस चीज़ का भी हमें निर्धारण करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का निर्धारण हम इस 4th स्टेप में करते हैं। पाठ्य वस्तु का चयन हो जाने के बाद उसे व्यवस्थित करना अति आवश्यक होता है। क्रमबद्ध रूप से संगठित विषय वस्तु का शिक्षण आसान होता है। अतः हमें पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को तर्क संगत रूप से व्यवस्थित करना चाहिए, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को सुगमता से प्राप्त किया जा सके। यदि विषय वस्तु संगठित नहीं होगी तब इसमें निर्देशन की कमी होगी तथा अपने मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी यह अक्षम रहेगी। नेक्स्ट है हमारा अधिगम अनुभवों का चयन। तो हमें अधिगम अनुभव, देखो हमने अपनी पाठ्य वस्तु वगैरह चुन ली, टॉपिक चुन लिए, सब्जेक्ट चुन लिए और उन्हें अरेंज भी कर लिया, पहले कौन सा पढ़ाना है, बाद में कौन सा पढ़ाना है। अब हम बात करते हैं अधिगम अनुभव का चयन। उन शिक्षण विधियों वगैरह, उन तकनीकों की बात करते हैं अब इस पद में हम, जिनके द्वारा हम उन टॉपिक को पढ़ाएंगे। हमारे पास टॉपिक तो है कौन कौन से पढ़ाने हैं, लेकिन वे कैसे पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन सी शिक्षण विधि का, कौन कौन सी शिक्षण तकनीकी का, परविधि का, टैक्टिक का कहाँ पर कैसे प्रयोग होगा, उसके हम जो उसको निर्धारित करते हैं इस 5वें पद में हम। अधिगम अनुभव शब्द उन क्रियाकलापों की ओर संकेत करता है
जो छात्रों को विषयोन्मुख बनाते हैं तथा जिनसे छात्रों में विभिन्न अवधारणाओं का विकास होता है। अतः विषय वस्तु को संगठित करने के बाद हमें उन क्रियाओं का निर्धारण करना चाहिए जिनके द्वारा छात्र उन विषयों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम सहायक सामग्री या फिर कोई भी शिक्षण विधि पर विधि वो सब कुछ चूज करते हैं, वो सब कुछ निर्धारित करते हैं इन टॉपिक को हम कैसे कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। नेक्स्ट है हमारा अधिगम अनुभव का संगठन। अब हमारे पास अधिगम अनुभव तो हैं, वे विधि वगैरह हैं, वे क्रियाएं हैं जिनके द्वारा बच्चे ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन उन्हें भी तो संगठित करना पड़ेगा ना हमें, कि पहले किस क्रिया का प्रयोग करेंगे, किस क्रिया का किस स्थान पर प्रयोग किया जाएगा, तो उसे भी तो निर्धारित करना पड़ेगा ना, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना पड़ेगा। नहीं तो शिक्षक कभी भी जब उनकी मर्जी आएगी कोई सी विधि का प्रयोग कर लेंगे वे। तो अधिगम अनुभव का संगठन भी बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम निर्माण में पाठ्य वस्तु को संगठित करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण करना होता है कि उन अनुभव को भी संगठित किया जाए जिनके माध्यम से छात्र सीखते हैं। अधिगम अनुभव का चयन हो जाने के बाद शिक्षक उन अनुभव को संगठित करता है और यह निर्धारित करता है कि किस क्रिया को कहाँ पर और किस स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। तो जो पाठ्यक्रम बनाते हैं वे इन चीज़ों को भी निर्धारित करते हैं। लास्ट पद है हमारा मूल्यांकन। लास्ट में हमारा मूल्यांकन आ जाता है। हमने पाठ्यक्रम बना लिया, सब कुछ हमारी चीज़ें हो गई, बच्चों को हमने पढ़ा दिया। अब मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन भी तो होगा। जो मूल्यांकन बच्चों का होता है वही पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता है। अगर बच्चों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, हमारी शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं, तो पाठ्यक्रम अच्छा है। अगर शिक्षा के उद्देश्य हमारे प्राप्त नहीं हो रहे इस पाठ्यक्रम से, तो हमारे पाठ्यक्रम में कुछ ना कुछ कमी है और पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है। मूल्यांकन का उद्देश्य यह मापना होता है कि पाठ्यचर्या इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफल हुई है। उद्देश्यों का निर्धारण कर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, जिससे उद्देश्यों का निर्धारण कर पाठ्यचर्या का निर्माण, यहाँ पर निर्माण कर देना, दो निर्धारण सही नहीं लग रहे, जिसे विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से छात्रों पर प्रसारित किया जाता है। इससे छात्रों का व्यवहार परिवर्तन होता है और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इससे पाठ्यचर्या के प्रभाव के विषय में हमें जानकारी मिलती है। अतः मूल्यांकन पाठ्यक्रम निर्माण की कड़ी में एक महत्वपूर्ण पद है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ही उद्देश्यों के चयन हो जाने के बाद उसी समय उद्देश्यों की प्राप्ति के मूल्यांकन के साधनों को भी खोज लेना चाहिए। इससे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना सही प्रकार से कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कैसे करेंगे, उन तकनीकों को भी हमें पाठ्यक्रम निर्माण करते समय खोज लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हिल्दा ताबा प्रतिमान की गुण अथवा विशेषताएं। तो हिल्दा ताबा प्रतिमान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनकी व्याख्या करते हैं अब हम। इस प्रतिमान में छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। यह प्रतिमान बाल केंद्रित होता है। इसमें छात्रों को पढ़ाने वाली शिक्षक ही पाठ्यक्रम विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक ही पाठ्यक्रम विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों के द्वारा इससे निर्मित पाठ्यक्रम को आसानी से स्वीकारा जा सकता है। देखो, शिक्षक इस पाठ्यक्रम को आसानी से स्वीकार लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है शिक्षकों ने इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया है। इसमें छात्रों को क्रमबद्ध रूप में अधिगम अनुभव प्राप्त होते हैं। यह सिद्धांत समस्या के मूल कारण का समाधान करने पर बल देता है। यह शिक्षकों को पाठ्यक्रम का निर्माण करने के साथ साथ उसे लागू करने के भी अवसर देता है। इसमें आगमनात्मक पद्धति के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जो आगमनात्मक पद्धति होती है वो अच्छी होती है निगमनात्मक पद्धति से। इसमें पाठ्यचर्या का निर्माण के साथ साथ ही शिक्षण तकनीकों तथा मूल्यांकन विधियों का भी निर्धारण कर लिया जाता है। यह प्रतिमान छात्रों की व्यवहारिक शिक्षा पर बल देता है। तो ये हमारे हिल्दा ताबा प्रतिमान के गुण वगैरह थे, अवधारणाएं थी। नेक्स्ट दूसरा प्रतिमान देख लेते हैं हम, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे इसके बारे में तो क्योंकि पेपर में नहीं आया है अब तक। गुडलैंड प्रतिमान, गुडलैंड्स मॉडल। तो गुडलैंड ने क्या कहा है, हमें सबसे पहले अपनी शिक्षा के मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए। हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो शिक्षा के मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए और उन मूल्यों के आधार पर ही हमें अपने पाठ्यक्रम वगैरह का निर्धारण करना चाहिए। इतनी बात इन्होंने कही है। इस प्रतिमान में वर्तमान शैक्षिक मूल्यों का निर्धारण करके ही शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। उन शैक्षिक लक्ष्यों को व्यवहारिक अधिगम निष्पत्तियों में लिखा जाता है। यह अधिगम निष्पत्तियां अधिगम अवसरों की ओर संकेत करती हैं, जिनमें पाठ्यचर्या विशेष या अध्ययन सामग्री विशेष के अध्ययन शामिल होते हैं। इन सामान्य उद्देश्यों तथा अधिगम अवसरों से शिक्षा नियोजक विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। यह विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य छात्रों के लिए विशिष्ट शैक्षिक अवसरों के संगठन में मदद करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, हिल्दा ताबा का प्रतिमान क्या होता है, शिक्षण जो हमारे पाठ्यक्रम निर्माण के प्रतिमान कौन कौन से होते हैं। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।